एक बहुत ही अजीब और डार्क साइकोलॉजिकल सच्चाई है जिसके बारे में मैं आज सोच रही थी। जब भी किसी भयानक अपराध या क्राइम के बारे में चर्चा होती है तो पूरा ध्यान कातिल और उसके मोटिव पर जाता है। राइट, लोग जानना चाहते हैं कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। बिल्कुल, लेकिन उससे भी ज्यादा डिस्टर्बिंग और रहस्यमयी चीज होती है उस क्राइम को छुपाने की कोशिश। अक्सर लोग सोचते हैं कि क्राइम को छुपाना वैसा ही है जैसे खून से सने हुए कपड़े को धो देना। हाँ, मतलब उन्हें लगता है कि बस दाग मिटा दिया तो बात वही खत्म हो गई। एग्जैक्टली। लेकिन असल में एक जुर्म को छुपाना किसी टॉक्सिक केमिकल से भरे बैरल को जमीन में गाड़ने जैसा होता है। ऊपर से तो जमीन बिल्कुल साफ लगती है, पर अंदर ही अंदर वो जहर मिट्टी में रिसता है, ग्राउंड वाटर में मिलता है और आखिरकार वापस सतह पर आ ही जाता है। और यही जहर जब बाहर आता है तो वो बहुत ही खौफनाक तरीकों से सामने आता है। आज के इस गहरे विश्लेषण में हम जिन 3 ऐतिहासिक घटनाओं के अंदर उतरने वाले हैं, उन सब में एक कॉमन थ्रेड है, जिसे क्रिमिनल साइकोलॉजी में द इम्पॉसिबिलिटी ऑफ अ परफेक्ट कवर अप कहा जाता है। तो मतलब आप कह रहे हैं कि एक परफेक्ट क्राइम जैसी कोई चीज होती ही नहीं है? बिल्कुल नहीं। एक परफेक्ट क्राइम इसलिए एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि एक इंसान जब कोई डार्क और भयानक काम करता है तो वो सिर्फ एक एविडेंस नहीं छोड़ता, वो अपने आसपास के पूरे एनवायरनमेंट को बदल देता है। किस्मत, आपस की सर्कमस्टांसेस और सबसे बड़ा फैक्टर इंसान का अपना गिल्ट किसी न किसी तरीके से उस सच्चाई को खुद कर निकाल ही लाता है। आज का ये सफर सच में किसी डार्क थ्रिलर मूवी जैसा होने वाला है। हम 3 अलग-अलग दौर और जगहों पर जाएंगे। चाइना 1999, मलेशिया 1958 और हांगकांग 1974। हाँ, और इस चर्चा का मुख्य उद्देश्य ये समझना है कि लोग अपने किए गए सबसे घिनौने कामों को छिपाने के लिए किस हद तक जाते हैं और कैसे उनका अपना बनाया हुआ जाल उन्हें ही तबाह कर देता है। शुरुआत करते हैं हमारी पहली कहानी से, जो दिखाती है कि फिजिकल एनवायरनमेंट को मैनिपुलेट करना कैसे बैकफायर करता है। वक्त था दिसंबर 1999 और जगह थी चाइना का डूचोंग काउंटी। डूचोंग काउंटी उस वक्त एक आम सा, साधारण और थोड़ा इंडस्ट्रियल शहर हुआ करता था। वहां लिहाओ नाम का एक आदमी एक बहुत पॉपुलर और बिजी रेस्टोरेंट चलाता था। दिसंबर 1 का दिन उसके लिए एक नॉर्मल बिजनेस डे की तरह शुरू हुआ। अच्छा, तो शुरुआत में सब ठीक था? हाँ, लेकिन दोपहर होते होते लिहाओ का पूरा दिन एक नाइटमेयर में बदल गया। वो अपने बैक ऑफिस में हिसाब कर रहा था जब उसे डाइनिंग एरिया से लोगों के चिल्लाने और झगड़ा करने की आवाजें आईं। लिहाओ तुरंत भागकर बाहर डाइनिंग एरिया में पहुंचा होगा फिर? राइट। उसने देखा कि एक रेगुलर ग्राहक अपनी टेबल पर मुक्के मार रहा था और वेटर पर चिल्ला रहा था। उस आदमी का कहना था कि उसके सामने रखा हुआ खाना इतना घटिया और सड़ा हुआ टेस्ट कर रहा है कि कोई सूअर भी उसको मुंह न लगाए। बाप रे, एक रेस्टोरेंट ओनर के लिए ये तो सबसे बड़ी बेइज्जती है। बिल्कुल। और लिहाओ के तो पसीने छूटने लगे, क्योंकि उस दिन की ये पहली या दूसरी कंप्लेंट नहीं थी, ये लगातार आने वाली 10वीं कंप्लेंट थी। वेट, 10वीं कंप्लेंट एक ही दिन में? हाँ, बैक टू बैक कंप्लेंट्स आना किसी भी रेस्टोरेंट ओनर के लिए सबसे बड़ा पैनिक ट्रिगर होता है। लोग अपना आधा खाया हुआ खाना छोड़कर जा रहे थे और सबका यही कहना था कि खाने में एक अजीब सी सड़न है। लिहाओ ने परेशान होकर उस गुस्से वाले ग्राहक का बिल माफ किया और उसे वहां से भेजा। फिर तो उसने सीधा किचन में जाकर शेफ की क्लास लगाई होगी। एग्जैक्टली। जब उसने मुड़कर देखा तो उसकी हमेशा भरी रहने वाली जगह बिल्कुल खाली और शांत पड़ी थी। उसका गुस्सा और पैनिक एक्सट्रीम पर था। वो सीधा किचन में घुसा और अपने हेड शेफ पर बरस पड़ा। उसने सीधे शब्दों में वार्निंग दी होगी कि इस बेकार खाने का कोई बहुत ठोस बहाना होना चाहिए, वरना नौकरी जाएगी आज ही। राइट। पर शेफ का रिएक्शन बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। शेफ खुद उतना ही हैरान और परेशान था जितना लिहाओ। शेफ ने किचन काउंटर्स पर रखी सब्जियां और मीट दिखाया और कहा कि सारी सामग्री बिल्कुल ताजी है, रेसिपी में रत्ती भर का भी बदलाव नहीं हुआ है। तो फिर खाने में अचानक से ऐसी सड़ांत कहाँ से आ गई? वही तो ट्विस्ट है। शेफ ने एक ऐसी बात बताई जिसने पूरे मामले को एक नया मोड़ दे दिया। उसने सुबह से ही नेबरहुड के दूसरे रेस्टोरेंट्स के शेफ से आपस में बात की थी। और वहां भी सेम प्रॉब्लम थी क्या? हाँ, उस पूरी स्ट्रीट पर आसपास के जितने भी ईटरीज थे, उन सब के ग्राहक सेम कंप्लेन करके खाना छोड़ रहे थे। अगली सुबह लिहाओ ने बाकी परेशान रेस्टोरेंट मैनेजर्स के साथ एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। उन सब ने अपनी इन्वेंट्री चेक की होगी जरूर, और उन्हें समझ आया कि उन सब के बीच सिर्फ एक ही चीज कॉमन थी। एक ही ऐसा सप्लायर था जो उन सबको एक बेसिक सामग्री भेज रहा था। बिल्कुल सही। और उसी सप्लायर का एक इंस्पेक्टर था जिसका नाम था यांग गयो।
जब यांग को इस मैसिव कंप्लेंट के बारे में पता चला तो वो इस प्रॉब्लम के सोर्स को चेक करने निकल पड़ा। ये सोर्स पहाड़ की ऊंचाई पर बना एक बहुत पुराना कच्चे और उबड़-खाबड़ रास्ते के आखिरी छोर पर स्थित था। एक ऊंची कंक्रीट की स्टोरेज बिल्डिंग थी, राइट? हाँ। यांग को लग रहा था कि शायद बिल्डिंग में चूहे घुस गए होंगे या कोई जानवर अंदर मरकर सड़ गया होगा। वो एक जंग लगी पुरानी लोहे की सीढ़ी से ऊपर चढ़ा और उसने उस डार्क स्टोरेज रूम का दरवाजा खोला। अंदर घुप अंधेरा था। उसने अपनी फ्लैशलाइट ऑन की। ओह गॉड, मुझे आगे का सोचकर ही डर लग रहा है। वहां चूहा या जानवर तो नहीं था ना? नहीं। फ्लैशलाइट की रोशनी उस अंधेरे कमरे के फर्श पर पड़ी और वहां एक ऐसी चीज हाईलाइट हुई जिसे वहां किसी भी कीमत पर नहीं होना चाहिए था। वहां एक बड़ा सा कैनवस का बैग रखा था जो अंदर से भरा हुआ लग रहा था। और यांग ने उस बैग को खोला? यांग थोड़ा कंफ्यूज्ड और थोड़ा डरा हुआ था। उसने इंस्टिंक्टिवली अपने जूते से उस बैग को थोड़ा सा धक्का दिया। उस हल्के से धक्के से ही उस बैग का मुंह खुला और उसके अंदर से कुछ बाहर निकलकर फर्श पर गिरा। क्या था उसके अंदर? बैग के अंदर से एक इंसान का सड़ता हुआ डिकम्पोजिंग सर बाहर आकर गिरा और तब जाकर यांग और उस पूरे शहर को यह खौफनाक सच्चाई समझ आई कि आखिर वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट क्या था। वेट, मतलब वो बिल्डिंग दरअसल एक वाटर टावर थी? एग्जैक्टली। यानी पूरे 2 हफ्ते तक उस आसपास के सारे रेस्टोरेंट्स और दुकानें ऐसे पानी की टंकी से खाना बना रहे थे जिसमें एक इंसान की लाश सड़ रही थी। बाप रे, ये तो किसी हॉरर मूवी के सबसे बड़े ट्रोप जैसा है, जैसे किसी भूतिया घर में दीवारों से खून निकलना। लेकिन यहाँ हमारी सबसे बेसिक जरूरत पानी ही एक क्राइम सीन बन गई। हाँ, और बाद में पुलिस इन्वेस्टिगेशन से सामने आया कि वो लाश एक ऐसे व्यक्ति की थी जिसे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट के 3 मर्दों ने लूटपाट के इरादे से मार डाला था। अब यहाँ इस फिजिकल कवर अप की साइकोलॉजी को समझना बहुत जरूरी है। वाटर टावर सबसे सेफ जगह है एक लाश को छिपाने के लिए। बिल्कुल। इसे क्रिमिनल साइकोलॉजी में आइसोलेशन फैलेसी कहते हैं। क्रिमिनल सोचते हैं कि वो अपने अपराध को दुनिया से काटकर एक बॉक्स में बंद कर सकते हैं, पर साइंस और नेचर ऐसा काम नहीं करते। एग्जैक्ट। वही टॉक्सिक वेस्ट वाली एनालॉजी यहाँ फिट बैठती है। उन्होंने तो बस एक डार्क रूम में बैग छिपाया था, लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि वाटर प्रेशर, बायोलॉजिकल डिकम्पोजिशन और शहर का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क उनके उस क्राइम सीन को हर एक रेस्टोरेंट की प्लेट तक पहुंचा देगा। एक लाश से निकला क्राइम सीन का असर हजारों लोगों की बॉडी में फिजिकली प्रवेश कर रहा था। ये सोचना ही कितना डिस्टर्बिंग है कि उस शहर के लोग अननोइंगली किसी के मर्डर का हिस्सा बन रहे थे, उसको कंज्यूम कर रहे थे। ये वाकई बहुत डार्क है। उन क्रिमिनल्स ने अपने एविडेंस को मिटाने के चक्कर में पूरे इकोसिस्टम को जहरीला बना दिया, जिसने आखिरकार पुलिस का ध्यान उनकी तरफ खींच ही लिया। एग्जैक्टली। उन तीनों को पकड़ लिया गया और बाद में उन्हें सजाए मौत हुई। फिजिकल एनवायरनमेंट को कंट्रोल करना नामुमकिन है, ये तो उस वाटर टावर वाले केस ने साबित कर दिया। पर क्या होता है जब कातिल फिजिकल एविडेंस को नहीं बल्कि इन्वेस्टिगेशन के नैरेटिव को ही मेंटली और साइकोलॉजिकली कंट्रोल करने की कोशिश करे? ये सवाल हमें हमारी दूसरी कहानी की तरफ ले जाता है। एक ऐसी कहानी जहां अहंकार और ईगो ने खुद कातिल को उसके अंजाम तक पहुंचाया। हम चलते हैं 1958 के मलेशिया में। 1958 मलेशिया? वहां क्या हुआ था? मार्च 1958 की रात थी। कासिम बिन ओस्मान नाम का एक 22 साल का आदमी अपने घर में बैठा था जब उसके दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। कासिम उस गांव में एक मामूली इंसान नहीं था, उसे एक बहोमो माना जाता था, यानी एक शामन या स्पिरिचुअल हीलर। उस दौर के मलेशिया में तो गांव वाले ऐसे शामन्स पर अंधा भरोसा करते होंगे। उनका रुतबा पुलिस और डॉक्टर दोनों से ऊपर होता होगा, है ना? बिल्कुल। तो जब गांव वालों को कोई स्पिरिचुअल या फिजिकल प्रॉब्लम होती, वो कासिम के पास आते। पर उस रात दरवाजे पर 4 लोग खड़े थे, जिनमें से एक का नाम कौर था। कौर की हालत बहुत खराब थी, वो घबराया हुआ था। उसने आकर क्या बताया? उसने कासिम को बताया कि उसकी पत्नी गायब है। उन्होंने आसपास का पूरा गांव छान मारा था, पर उसका कोई पता नहीं था। आखिरकार हार कर कौर ने कासिम से स्पिरिचुअल मदद मांगी। और कासिम ने मदद करने के लिए हाँ कर दी, जबकि वो मिसिंग पर्सन्स का केस नहीं लेता था। हाँ, उसने आज तक किसी मिसिंग पर्सन का केस नहीं लिया था। उसका काम ज्यादातर बीमारियों का इलाज करना था। लेकिन उसने उन 4 को अंदर बुलाया और अपने लिविंग रूम में बिठाया। उसने एक बड़ा सा प्याला लिया जिसमें जलते हुए कोयले यानी चारकोल भरे थे। उन सबको जमीन पर सर्कल में बिठाकर उसने वो जलते कोयले बीच में रखे। फिर तो वहां कोई रिचुअल शुरू हुआ होगा। राइट। कासिम ने अपना सर उस प्याले के ठीक ऊपर किया, जहां से कोयले का गाढ़ा काला धुआं निकल रहा था। उसने उस धुएं को जोर जोर से अपने अंदर खींचना शुरू किया। धुएं की वजह से उसे चक्कर आने लगे और जैसे ही वो बेहोश होने की हालत में पहुंचा, उसने अचानक अपनी आंखें खोली और चिल्लाया। उसने क्या देखा?
कोई विजन? हाँ, उसने कहा कि उसे एक विजन आई है। उसने बताया कि उसने ध्यान में एक बड़ा हरा भरा मैदान देखा है जहां कोर की पत्नी हो सकती है। कोर और उसके दोस्त कैसिम के पीछे पीछे तुरंत निकल पड़े। बिल्कुल। लगभग 15 मिनट के बाद वो लोग गांव के किनारे एक चावल के खेत, एक राइस पैडी में खड़े थे। ये जगह बिल्कुल कसीम के बताए हुए हरे मैदान जैसी थी। उन्होंने अंधेरे में खेत छानना शुरू किया और जल्दी ही एक दोस्त की नजर घास फूस के एक बड़े ढेर पर पड़ी। मुझे लग रहा है उस ढेर के नीचे वही पत्नी की लाश थी। हाँ, जब उन्होंने उस ढेर को हटाया तो उसके नीचे कोर की पत्नी की खून से सनी लाश मिली। उसके साथ बहुत ब्रूटल मारपीट की गई थी। पुलिस को बुलाया गया और ऑफिसर जेसी साबोई वहां केस की जांच करने पहुंचे। तो ऑफिसर साबोई ने आते ही कौर पर शक किया होगा, जैसे यूजुअली होता है। एग्जैक्टली। ऑफिसर साबोई ने आते ही कोर से कड़ी पूछताछ की। कोर ने अपने बचाव में कहा कि उसकी पत्नी अकेले रात को टहलने निकली थी और उसने एक थ्योरी दी कि शायद किसी ने लूटपाट के इरादे से उसे मारा हो। एक लॉजिक तो है इस बात में। क्या पत्नी के पास गहने वगैरह थे? हाँ, कौर की पत्नी हमेशा भारी मात्रा में गोल्ड ज्वेलरी पहनकर रखती थी और जब उसकी लाश मिली तो उसके जिस्म से एक एक गहना गायब था। लेकिन ऑफिसर संबोई को एक पति का रात में अपनी पत्नी को अकेले टहलने देना थोड़ा अजीब लग रहा था। तो फिर क्या हुआ? अगले 4 दिनों तक पुलिस ने दिन रात उस खेत, कौर के घर और आसपास के इलाकों की तलाशी ली। वो गहने और कातिल का कोई सबूत ढूंढ रहे थे, पर उनके हाथ कुछ नहीं लगा। 4 दिन बाद इन्वेस्टिगेशन पूरी तरह से कोल्ड पड़ चुकी थी। फिर तो ऑफिसर साबोई बहुत फ्रस्ट्रेटेड होंगे। बहुत ज्यादा। और इसी फ्रस्ट्रेशन में उन्होंने एक ऐसी चीज की जो कोई स्टैंडर्ड पुलिस ऑफिसर नहीं करेगा। वो दोबारा से उस शामान कैसिम के पास मदद मांगने गए। समूही का सोचना था कि अगर इस शामान की पहली विजन से लाश मिल सकती है तो शायद दूसरी विजन से गायब गहने भी मिल जाएं। जनाई है, वो तेजी से गांव की गलियों में निकल पड़ा और ऑफिसर सबूई ठीक उसके पीछे थे। ये तो सच में अजीब है। कैसिम का ये मार्च लगभग घंटों चला। वो एक घर के सामने रुकता, घूरता और फिर आगे बढ़ जाता। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी इनविजिबल फोर्स को फॉलो कर रहा हो। अचानक कैसिम एक घर के सामने रुका। उसने सबूई की तरफ देखा और बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ कहा कि गहने यहां हैं। क्या उस घर में सच में गहने मिले? हाँ, पुलिस ने उस घर की तलाशी ली और हैरान कर देने वाली बात यह थी कि वहां सच में कोर की पत्नी के गायब गहने मिल गए। लेकिन ट्विस्ट यह है कि वो घर किसी रैंडम गांव वाले का नहीं था, वो खुद कासिम का घर था। तो मतलब कातिल कासिम ही था? बिल्कुल। इंसान का दिमाग कितना अजीब है। गहने मिलने के बाद पुलिस को तुरंत समझ आ गया कि कासिम का मैजिक कुछ नहीं था, बल्कि वो खुद कातिल था। उसने औरत को अपने घर के बाहर से गुजरते हुए देखा था और लूट के इरादे से उसे मारकर चावल के खेत में फेंक दिया था। लेकिन एक मिनट, यहाँ मैं एक बड़ा सवाल पूछना चाहती हूँ। अगर कासिम ही कातिल था तो उसने गहने किसी सेफ जगह जैसे जंगल या जमीन के नीचे क्यों नहीं छुपाए? अपने ही घर तक पुलिस को लीड करने का क्या पॉइंट था? वही तो बात है। मतलब ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे आग लगाने वाला पायरोमेनिया खुद फायर डिपार्टमेंट ज्वाइन कर ले। क्या उसकी समझ इतनी कम थी या उसे इस कैट एंड माउस गेम में मजा आ रहा था? उसे लगा कि वो अपने मैजिक के नाटक से पुलिस को अंधा कर देगा। बेवकूफी नहीं थी ये। इस चीज को क्रिमिनल साइकोलॉजी में नार्सिसिस्टिक ह्यूब्रिस कहते हैं। ये एक एक्सट्रीम लेवल का अहंकार है। अक्सर कातिलों में एक गॉड कॉम्प्लेक्स डेवलप हो जाता है। उन्हें लगता है कि वो सिस्टम, पुलिस और बाकी दुनिया से बहुत ज्यादा स्मार्ट हैं। अच्छा, तो मतलब उसको लगा कि उस पे तो कोई शक ही नहीं करेगा। एग्जैक्टली। केसिम को लगा कि वो गांव का सबसे बड़ा शामान है। वो इन्वेस्टिगेशन में शामिल इसलिए हुआ क्योंकि क्रिमिनल्स कंट्रोल चाहते हैं। उन्हें डर होता है कि पुलिस सच्चाई तक पहुंच सकती है, इसलिए वो जांच की दिशा को खुद स्टीयर करना चाहते हैं। पर इस कंट्रोल की वजह से वो पकड़ा गया। हाँ, इस पावर और कंट्रोल के नशे में केसिम अपने ही अहंकार में इतना अंधा हो गया कि उसने खुद का ही पर्दाफाश कर दिया। उसे अपने जादू के नाटक को सच साबित करने की ऐसी आदत पड़ गई थी कि उसने पुलिस को वहीं ला खड़ा किया जहां सबूत था। एक कातिल को उसके अपने गॉड कॉम्प्लेक्स ने ही मरवा दिया। हमने पहले 2 केसेस में देखा कि कैसे इकोसिस्टम और इंसान का अपना ईगो उसके परफेक्ट क्राइम को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देता है। पर अब एक ऐसी सिचुएशन सोचिए जहां एनवायरनमेंट से भी कोई मदद नहीं मिलती और कातिल भी चुपचाप छिप जाता है। हाँ, जहां फिजिकल एविडेंस और पुलिस की जांच दोनों फेल हो जाएं। तब जस्टिस कैसे मिलता है, ये सवाल हमें 1974 के हांगकांग और उस दौर के सबसे डार्क केस की तरफ ले जाता है। वहां क्या हुआ था? ये घटना 22 अगस्त 1974 की है। हांगकांग के एक पब्लिक मॉर्चुरी में लियो फन नाम का एक आदमी अपनी 34 ईयर की बहन लियो फुमिन के अंतिम संस्कार में शामिल था। वहां का माहौल सिर्फ उदास नहीं था, बल्कि डीपली मॉर्बिड और टेंशन से भरा हुआ था। टेंशन से भरा क्यों?
क्योंकि फुमिन की हत्या एक होटल के कमरे में गला घोटकर की गई थी। लेकिन ये सिर्फ एक मर्डर नहीं था। इस ब्रूटल केस ने पूरे हांगकांग मीडिया को हिलाकर रख दिया था। मीडिया का इस कदर पागल होना लाजमी था, क्योंकि हत्या के बाद फुमिन के साथ जो किया था वो किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे। कातिल ने सिर्फ उसकी जान नहीं ली, उसने चाकू से उसके चेहरे को बुरी तरह म्यूटिलेट कर दिया था। बिल्कुल। उसने फुमीन की भावें, उसकी पलकें, उसकी नाक और उसके दोनों होंठ काट कर अलग कर दिए थे। जब फ्यूनरल में उसकी बॉडी को लाया गया तो वो लाश किसी और ही भयानक रूप में बदल चुकी थी। पलकें ना होने की वजह से उसकी आंखें हमेशा खुली थीं और सीधे छत को घूर रही थी। होंठ कट जाने की वजह से उसके दांत पूरी तरह दिख रहे थे, जो एक डरावनी मौत की मुस्कान जैसी लग रही थी। सही कहा। उस मौशूरी में लियो फंग के मानसिक हालत का अंदाजा लगाना मुश्किल है। उसकी बहन के उस भयानक चेहरे की तस्वीरें खींचने के लिए वहां रिपोर्टर्स की भीड़ जमा थी। फंग को लग रहा था कि उसकी बहन एक इंसान से ज्यादा एक सस्ती हेडलाइन बन गई है। और सबसे गुस्से और लाचारी वाली बात ये थी कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल डेड एंड पर थी, राइट? किसी को कोई अंदाजा नहीं था कि ये वहशियाना हरकत किसने की है। एग्जैक्टली। और तभी उस एक्सट्रीम गुस्से और दुख में फन ने कुछ ऐसा किया जिसकी वहां मौजूद किसी पुलिस या रिपोर्टर ने उम्मीद नहीं की थी। वो सबके सामने आगे बढ़ा और उसने अपने कपड़ों के अंदर से एक बहुत बड़ा धारदार चाकू निकाला। लोग तो डर के पैनिक करने लगे होंगे। हाँ, पर फन ने किसी पर हमला नहीं किया। उसने एक प्राचीन डाओइस्ट रिचुअल परफॉर्म करते हुए वो चाकू सीधा अपनी बहन के लकड़ी के कॉफिन में जोर से घोंप दिया। इस अनुष्ठान का आधार ये विश्वास था कि कॉफिन में चाकू घोंपने से बहन की आत्मा फिजिकल दुनिया से आजाद हो जाएगी और सीधा अपने कातिल के पास उस भयानक रूप में बदला लेने जाएगी। एक श्राप देने वाली विधि की तरह। लेकिन क्या ये रिचुअल काम किया? दाओइस्ट परंपरा में इस तरह के रिचुअल्स एक डीप साइकोलॉजिकल वेट रखते हैं। ये सिर्फ सुपरस्टिशन नहीं था, ये एक भाई की तरफ से यूनिवर्स के लिए एक पब्लिक डिक्लेरेशन था कि इंसान का कानून फेल हो गया, अब नेचर अपना बदला लेगा। और हैरानी की बात यह है कि इस रिचुअल का असर ठीक अगली ही रात देखने को मिला। हाँ, 23 अगस्त की रात की बात है ना। उस मॉर्चुरी वाले नेबरहुड में एक फीमेल पुलिस ऑफिसर अपना रूटीन नाइट पेट्रोल कर रही थी। तभी एक अंधेरी सुनसान गली में उसने एक अजीब सी आवाज सुनी। बिल्कुल। जब उसने अपनी रोशनी उस तरफ की तो देखा कि जमीन पर एक आदमी खून से लथपथ पड़ा था। उसके हाथ और पैर ऐसे मुड़े हुए थे जैसे वो किसी बहुत ऊंची बिल्डिंग की छत से सीधे फर्श पर गिरा हो, पर किसी तरह वो अभी जिंदा था। तो उस पुलिस ऑफिसर ने तुरंत मेडिकल बैकअप बुलाया होगा। हाँ, और उस जख्मी आदमी के पास जाकर पूछा कि उस पर किसने हमला किया। तकलीफ से कराते हुए उस आदमी ने अपनी कांपती उंगली से ऊपर छत की तरफ इशारा किया और बोला कि एक औरत ने उसे वहां से धक्का दिया है। पर जब पुलिस ने तलाशी ली होगी तो वहां छत पे तो कोई नहीं होगा। सही पकड़ा। पुलिस ने तुरंत पूरी बिल्डिंग और छत की तलाशी ली, पर वहां किसी औरत का नामो निशान नहीं था। कोई फिजिकल स्ट्रगल के मार्क्स नहीं थे। असली झटका तब लगा जब उस आदमी को हॉस्पिटल पहुंचाए जाने के बाद इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स ने उससे उस औरत का डिस्क्रिप्शन मांगा। उस आदमी ने दर्द में कांपते हुए क्या बताया? उसने कहा कि उस औरत की आंखें बहुत बड़ी-बड़ी थीं और उसकी कोई आईलिड नहीं थी। उसकी नाक नहीं थी, होंठ नहीं थे और वो एक भयानक तूथी मुस्कान के साथ मुझे घूर रही थी। मतलब उसने एग्जैक्टली पॉइंट बाय पॉइंट लियू फुमिन के उस कटे हुए और म्यूटिलेटेड किए हुए बेचेहरे का डिस्क्रिप्शन दिया। फुमिन जो कि एक दिन पहले ही मर चुकी थी। एग्जैक्टली। इस भयानक डिस्क्रिप्शन को बोलते बोलते उस आदमी का बचा खुचा दिमाग भी टूट गया और उसने हॉस्पिटल बेड पर ही कन्फेशन दे दिया कि वही फुमिन का कत्ल था। उसने कबूल किया कि उसने फुमिन को उसके एक मैरिज प्रपोजल ठुकराने के गुस्से में मारा था। लेकिन इस जगह पर मैं एक चीज पॉइंट आउट करना चाहती हूँ। हाँ, बताइए। क्या हमें सच में ये मानना चाहिए कि एक वेंजफुल आत्मा उठकर आई और उसने कातिल को छत से धक्का दे दिया, या ये कोई सुपरनैचुरल पावर काम कर रही थी, या ये पूरी तरह से कातिल के दिमाग का एक एक्सट्रीम साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन था? एक साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से देखें तो इस सवाल का जवाब और भी ज्यादा डार्क है। ये सुपरनैचुरल नहीं बल्कि स्ट्रेस इंड्यूस्ड साइकोसिस और एक्सट्रीम गिल्ट का रिजल्ट था। सोचकर देखिए, उस आदमी ने एक ब्रूटल मर्डर किया, एक चेहरे को काटा। उस ट्रॉमा, लैक ऑफ स्लीप और पकड़े जाने के डर ने उसके नर्वस सिस्टम को हाईजैक कर लिया। तो आपका कहना है कि उसने फुमिन का चेहरा इसलिए काटा ताकि उसकी आइडेंटिटी छुप सके, पर एग्जैक्टली वही टेरिफाइंग इमेज उसके अपने सबकॉन्शियस ने रिकॉर्ड कर ली? बिल्कुल। सोमैटिक हैलुसिनेशन में इंसान का दिमाग अपने सबसे बड़े डर को फिजिकल रियलिटी में प्रोजेक्ट कर देता है।
उस कातिल के लिए फुमेन का वो चेहरा उसके एक्सट्रीम गिल्ट का फिजिकल रूप बन गया। जब कानून अपना काम नहीं कर पाता तो कभी-कभी इंसान का अपना दिमाग सबसे भयानक जेल बन जाता है। मतलब छत पर खड़े होकर उसे सच में लगा होगा कि वो भयानक चेहरा उसे पुश कर रहा है, जबकि असल में उसकी खुद की पैरानोया ने उसे नीचे गिरा दिया। उस भाई का दाओइस्ट रिचुअल सच में काम कर गया, क्योंकि गिल्ट ने वही सजा दी जो कानून नहीं दे पाया। एग्जैक्टली ये सभी घटनाएं प्रूफ करती हैं कि एक कवर अप हमेशा कातिल की सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। वो क्राइम को कंट्रोल करने के लिए एक्स्ट्रा स्टेप्स लेते हैं, पर उन्हीं स्टेप्स की वजह से इकोसिस्टम, सर्कमस्टांस और उनका अपना दिमाग अगेंस्ट हो जाते हैं। क्या सफर था इन तीनों कहानियों का, चाहे वो एनवायरनमेंट के रूल्स के जरिए वाटर टावर में सड़ने वाले पानी से हो, या मलेशिया में एक ईगो ड्रिवन शामन के साइकोलॉजिकल एरोगेंस से हो, या फिर हांगकांग में एक कातिल के एक्सट्रीम हेलुसिनेशंस और गिल्ट से, जहां उसका अपना दिमाग उसे खत्म कर दे। परफेक्शन इन क्राइम सिर्फ किताबों में होता है। असलियत में नेचर और ह्यूमन माइंड एक फ्लॉलेस चेन ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस बनाते हैं जिसे तोड़ना नामुमकिन है। इन बातों को सुनकर दिमाग में एक ऐसी चीज आती है जो काफी लंबे समय तक सोचने पर मजबूर कर सकती है। लोग आमतौर पर समझते हैं कि कानून, पुलिस और कोर्ट्स ही सोसाइटी को बैलेंस करते हैं और कातिलों को पकड़ते हैं। पर असल सच्चाई कुछ और ही इशारा करती है। हाँ, जब हम इन डार्क केसेस को देखते हैं तो किसी के भी दिमाग में ये सवाल आएगा, क्या इंसान का अपना सबकॉन्शियस माइंड, उसकी किस्मत और उसके आसपास का यूनिवर्स इस दुनिया के सबसे बड़े, सबसे निर्मम डिटेक्टिव्स नहीं है? क्या सच में कोई एक बंद अंधेरे कमरे में कुछ करके हमेशा के लिए आजाद घूम सकता है, या फिर इस कॉस्मोस के पास हर कर्मा का हिसाब बराबर करने का अपना ही एक इनविजिबल और भयानक तरीका है? यही वो सवाल है जो आगे की सोच के लिए मैं छोड़ना चाहूंगी।